आज हम पढ़ेंगे जीवों का विकास। जीवों के विकास का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनमें कालांतर में क्रमिक रूप से धीरे धीरे कई शारीरिक बदलाव आए हैं। वो जीव पहले अलग नजर आते थे और आज अलग नजर आते हैं। ये बदलाव उनमें आनुवांशिक या वातावरणीय विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये विकास कहलाता है जैविक विकास। जैविक विकास के अंतर्गत धीरे धीरे लाखों वर्षों में कई नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर जो एक समय पर पृथ्वी पर लगभग 2000 से 600 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इन्हीं जानवरों का राज था। आज जब हमें नर्मदा घाटी में या और भी बहुत सारे स्थानों पे जब इनके जीवाश्म मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर एक समय पर ये बहुतायत मात्रा में थे, परंतु आज ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है। कुछ डायनासोर लगभग 40 मीटर जितने बड़े थे, कुछ डायनासोर 50 सेंटीमीटर जितने छोटे थे, कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर चलते थे, कुछ डायनासोर उड़ते भी थे। आज जो पक्षी पाए जाते हैं उन्हें उस समय का डायनासोर का बदला हुआ रूप ही माना जाता है। डायनासोर के समय पाए जाने वाले कुछ स्तनधारी जीव जैसे चूहा आज भी हमारे बीच पाया जाता है। इसके अलावा तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, वो भी आज हमारे बीच पाया जाता है। डायनासोर के युग के समय के कुछ पौधे जैसे कि साइकस, फर्न, मास, गिंको आज भी हमारे बीच उपस्थित है। बताया जाता है कि हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिरा था तो गिंको एक ऐसा पौधा है जो सबसे पहले उगा हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिंको ऐसा पौधा है जो हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट के बाद पहले पनपा। आज के जमाने में पाए जाने वाले मनुष्य व हाथी ऐसे जीव हैं जो डायनासोर के युग के समय नहीं पाए जाते थे। जबलपुर के लमेटा घाट में आज भी हमें डायनासोर के बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं। तो ये जैविक विकास के अंतर्गत आता है कि बहुत सारे जीवों में शारीरिक बदलाव तो आता ही है, कुछ नई प्रजातियां तो बनती ही है, लेकिन कुछ कारणों से या बहुत सारे कारणों से हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो उस वक्त पाए जाते थे लेकिन आज वर्तमान में वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे जीव विलुप्त जीव कहलाते हैं। अगला टॉपिक है जीवों के विकास में आवास और उसका महत्व। आवास या प्राकृतवास। हम जानते हैं कि जीव जहाँ रहता है, यदि उसे वहाँ पर पर्याप्त बुनियादी जरूरतें जैसे कि भोजन, पानी, सुरक्षा का एहसास होता है, जहाँ रहकर वो प्रजनन कर सकता है, वह जीव का आवास या प्राकृतवास कहलाता है। प्रश्न है कि जीव का आवास या प्राकृतिक वास क्या है? तो किसी जीव का प्राकृतवास या उसका आवास वह स्थान है जहाँ पर उसे भोजन मिल सके, पर्याप्त मात्रा में और सुरक्षा मिल सके तथा जहाँ रहकर वो प्रजनन कर सके, उसका प्राकृतवास कहलाता है। जीव को पर्याप्त संसाधन जब उसके प्राकृतिक वास में ही मिलते हैं तो वो वह रहकर अपनी संख्या में, अपनी प्रजाति की संख्या में वृद्धि करता है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में या बाकी देशों में भी लगातार बाघों की संख्या में कमी आ रही है। बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। आज हम देखते हैं हमारे आसपास मिलने वाली चिड़िया, सोन चिड़ैया, कौवा हमें दिखाई नहीं देते। कुछ तो मोबाइल के टावर के रेडिएशन की वजह से भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और एक मनुष्य है जिसकी आबादी लगातार बढ़ते ही जा रही है। मनुष्य की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज खुद मनुष्य के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी हो रही है। हर तरफ होड़ मची है। संसाधनों की पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता जाता है, जिसका असर बाकी जीवों की संख्या पर पड़ता है। मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उसको पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए मनुष्य वनों को काटता है। हम जानते हैं कि बाघों का आवास उसका अपना वन होता है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो बाघ को भोजन, सुरक्षा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बाघ जो है प्रजनन नहीं कर पाते और अपनी प्रजाति की संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मनुष्य की बढ़ती आबादी के कारण बाघों की संख्या में बहुत कमी देखी गई है। क्या होगा यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए?
यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो हर स्थान पर उस जीव का कब्जा हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप मनुष्य की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि हर क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप है। उसके इस हस्तक्षेप का नुकसान बाकी जीवों को उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी जीव के विकास में उसका आवास कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस जीव की उत्पत्ति, उस जीव की विलुप्ति और उस जीव के बदलाव आने का कारण सब कुछ उसका आवास होता है। जब किसी जीव की संख्या बढ़ती होगी तो क्या उसके खाद्य संसाधन भी बढ़ते होंगे? इसको समझने के लिए हम 1700 के दशक का एक ग्राफ देखते हैं। यह ग्राफ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और खाद्य संसाधनों की बढ़ती हुई मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन है। तो आइए समझते हैं इस ग्राफ को। यह ग्राफ खाद्य आपूर्ति और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। हम देख सकते हैं ग्राफ एक्स अक्ष समय को दर्शा रहा है, वाई अक्ष खाद्य संसाधन की मात्रा को दर्शा रहा है। हम देख सकते हैं कि समय के साथ खाद्य संसाधन की मात्रा बढ़ते जा रही है। उसी प्रकार ग्राफ में एक्स अक्ष समय को दर्शा रहा है जबकि वाई अक्ष जनसंख्या को दर्शा रहा है। हम देख सकते हैं कि समय के साथ जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि आई है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि समय के साथ खाद्य संसाधन की मात्रा तो बढ़ी है किंतु जनसंख्या की अपेक्षा कम बढ़ी है, जबकि जनसंख्या की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है। दोनों ग्राफों की अगर हम तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि समय के साथ जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रूप से बढ़ती गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि जनसंख्या इसी प्रकार अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहे तो एक समय में जाकर खाद्य संसाधनों की मात्रा में कमी आ जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो सबको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्य संसाधनों की पूर्ति के लिए वनों को काटता है। वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी कम गिरता है। जब पानी कम गिरता है तो अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मनुष्य के साथ या अन्य जीवों के साथ परस्पर द्वंद्व होगा भोजन और अन्य खाद्य संसाधनों की पूर्ति के लिए। साथ में लड़ाइयाँ होंगी और इन सब समस्याओं में जो जीव अपने आप को ढाल लेगा, जिसको खाद्य संसाधन मिल पाएगा, वो जीव बच जाएगा और बाकी जीव मर जाएंगे। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। प्रकृति का ही प्रभाव पूर्णतः जीवों पर पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता है, जल का अनियंत्रित ढंग से उपयोग करता है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों की जब कमी हो जाती है तो हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अकाल, सूखे से हमको जूझना पड़ता है। इस प्रकार प्रकृति का जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु इससे अछूते नहीं रहे हैं। यदि पानी ही नहीं गिरेगा, बारिश ही नहीं होगी तो नदी तालाब में पानी कहाँ से इकट्ठा होगा? जब पानी नहीं रहेगा तो बाकी जीव जंतु पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? इसके अलावा और भी ऐसी प्राकृतिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा कोई कारण रहा होगा। माना जाता है कि पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया होगा जिससे डायनासोर की प्रजाति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया होगा। जो डायनासोर बच गए होंगे और उस समय की परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाए होंगे, वे जीवित रह पाए, और जो ऐसा नहीं कर पाए, जिनको खाद्य संसाधन नहीं मिल पाया, जिन्होंने प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला, वे मर गए। तो स्वाभाविक हो सकता है कि डायनासोर की समाप्ति के पीछे भी कुछ इसी प्रकार का कारण रहा होगा। वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्या जीव जैसे हैं वैसे ही पहले रहे होंगे या उनमें बदलाव आया होगा, या वो कहीं दूसरी जगह से लाकर पृथ्वी पर वैसे ही डाल दिए गए होंगे। हमने पढ़ा था कि कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं होती हैं, वो पहले की ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इसी दिशा पर कुछ वैज्ञानिक रसेल वेलेस और डार्विन अध्ययन कर रहे थे। तो हम आगे पढ़ते हैं बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव।